भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह। दर्शकों, आज हमारे साथ श्री वालुक जी, राम राम, स्वागत आपका। दर्शकों, आज का जो जय हमारा सिया विषय राम। है, जय श्री राम। आज का जो हमारा विषय है वह है वीर सावरकर पे। कल अमित शाह जी और मोहन भागवत जी के प्रेजेंस में और भी काफी डिग्निटरीज थे वहां पर, पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे जहां पर काला पानी की सजाएं दी जाती थी, वहां पर सावरकर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। काफी ऊंची प्रतिमा है। एक तो अच्छी बात यह है कि यह सरकार जो है ना, छोटी प्रतिमाएं नहीं बनवाती है जो चौराहों पर लग जाती थी। ये बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनवाती है, उसकी साफ सफाई सब कुछ रहता है। और एक वह उसके माध्यम से सावरकर जी के जीवन के बारे में जो अमित शाह जी का प्रति भाव है वह दिखता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा एक फोटो जिसमें अमित शाह जी के घर में बैठे हैं और पीछे एक तरफ चाणक्य एक तरफ सावरकर। संघ भी जाहिर सी बात है सावरकर की विचारधारा से प्रेरित रहता ही है। वेलोक भाई, पहले तो थोड़ा इतिहास जानेंगे कि सावरकर जी के अद्भुत बलिदान को आज तक जो है नकारा जाता है कांग्रेसियों द्वारा, और राहुल गांधी बार बार बदनाम करने की कोशिश करता है। ये क्या मानसिकता हो सकती है कि एक इतिहास में से सिर्फ सावरकर को उठाकर, वीर सावरकर को उठाकर यह लोग गाली देने का प्रयास करते हैं? और दूसरा, इसके बाद हम जानेंगे कि क्या हम किस दिशा में जा रहे हैं भारत को लेकर, कि सावरकर का जो विचार था, किस विचार के हम किस तरफ जाएंगे। भविष्य की बात 2 मिनट बात करेंगे। पहले थोड़ी सी भूतकाल की बात करें कि आखिर सावरकर जी को क्यों कांग्रेसी गरियाता है, मतलब अपनी कुंठा उन पर जाहिर करता है, और बाकी जो देखिए भारत जीवी लोग हैं वो उनको दिल से मानते हैं। बिल्कुल भाई। देखिए, मैं तो यही मानता हूँ कि मेरे लिए खुशी का मतलब यही है, और खुशी की बात यह है कि वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। और ये कट्टर, मेरे जैसे कट्टर भारतवादियों, राष्ट्रवादियों और हिंदुत्ववादियों के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि मेरा न तो भाजपा से लेन देन है और न ही मैं उसकी वैचारिकी से सहमत हूँ। भाजपा की तरफ से भी मैं सीधा ये प्रश्न पूछ सकता हूं कि भैया 11 साल तो आपके हो गए, आपने वीर सावरकर को क्यों नहीं भारत रत्न दे दिया? तो बात तो ये भी है ना दो, लेकिन बात ये नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तर्क की प्रतिष्ठा होती है। और बात ये क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार आज चाहती तो जो सरकार मौलाना मुलायम को पद्म विभूषण दे सकती है, वह वीर सावरकर को भी बड़े आराम से भारत रत्न दे सकती है। लेकिन सरकार क्यों नहीं दे रही? इसलिए कि संघ आज या 10 साल की राजनीति नहीं करता है। और जी हाँ, मैं बोल रहा हूं कि संघ राजनीति करता है। ठीक है, वो सामाजिक संगठन है, लेकिन संघ से बढ़िया राजनीति कोई नहीं करता है। सब लघुए भगुए हैं, बउआ हैं सब संघ के आगे। तो संघ का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य एक शब्द में क्या कहता है? संघ अखंड भारत ना। अगर एकदम मैं सब तोड़ ताड़ के भूल जाइए, सारे शब्द, सारे विचार, सारी मीमांसा, संघ मतलब क्या? अखंड भारत, यही ना। तो उसके लिए संघ की जो भी योजना है, वह चाहता है कि सावरकर की मूर्ति स्थापना हो, लेकिन उसके पहले सावरकर को जो इस देश ने भुला दिया है, उनके बारे में इतनी चर्चा हो जाए, अच्छी बुरी कोई भी चर्चा चर्चा तो होती है ना। तो सावरकर के बारे में जब चर्चा होगी और ये कांग्रेसी चूहे बिलबिलाएंगे, तो फिर राष्ट्रभक्त ये भी तो दिखाएंगे कि तुम्हारे बौद्धिक पिता आगा खां के महल में रहते थे बुआ, तुम्हारे बौद्धिक चचा, उनको तो बाकायदा टाइपिस्ट और क्या क्या मिला हुआ था। और 9 साल जो तुम लोग रखते हो, वो ससुर जेल थी कि महल था, ये तुम लोग नहीं देख पाओगे। जनता तो सब देखती है ना। और दूसरी डेस्टिनेशन वेडिंग होता है जी, और दूसरी तरफ डेस्टिनेशन वेडिंग पर आप थोड़ा विस्तार से बताइएगा, मैं अभी जिस रॉ में हूं उसमें। और दूसरी तरफ एक 8x7 का या 8x10 का कमरा, उसमें आप जीवन के 2 दशक लगभग आपको बिताने पड़े।
जहां से आकाश तो छोड़िए, आकाश की कल्पना तक नहीं दिखती है। और उसके अलावा एक कोल्हू जिसमें नारियल के रेशों से तेल निकाला जाता था। और आपको अगर ये लगता है कि बड़ा महीन काम होता होगा, बहुत आसानी से हो जाता होगा, तो भाइयों बहनों, एक बैल की ताकत होती थी कि वो 4 पौंड निकाले तेल, उससे दिन भर में लग के 10 या 12 घंटे में। और मनुष्यों के लिए लक्ष्य कितना दिया गया था? 2 पौंड। मतलब आप समझ रहे हैं, एक एक बूंद निकालने में जो हाड़ तोड़ मेहनत होती थी। और अगर आप नहीं निकाल पाए तो फिर आपको चाबुक लगेंगे, फिर आपको खाना नहीं दिया जाएगा, फिर आपको उससे भी घटिया कोठरी में रख दिया जाएगा। ये थे सावरकर। और अगर अटल जी के शब्द उधार लूं तो सावरकर माने क्या? सावरकर माने तप, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तेज, सावरकर माने प्रताप, सावरकर माने सत्य। सावरकर से तुलना ही बेमानी है। और हम लोगों को अब नहीं करनी चाहिए बात, क्योंकि ये वीर सावरकर का अपमान होता है उनको जब हम लोग लाते हैं। उनकी जिस चिट्ठी को ये दोगले बड़े आराम से दिखाते फिरते हैं, इन लोगों को न शिवाजी महाराज की रणनीति पता है, न चाणक्य के वॉर डॉक्ट्राइन्स पता है, और इनको यह भी नहीं पता है कि वीर सावरकर उसी धारा से आते थे। इन बौद्धिक दोगलों की तरह नहीं थे वो, जो मैकाले से और महमूद से अपनी विरासत को खोजते हैं। ये समुद्रगुप्त वाले थे, ये चोल राजाओं वाले थे, जिनका अटक से कटक तक वो जो कहावत चलती थी, वो इन्हीं वीर प्रसू भूमि की देन थी, इन्हीं हिंदुओं की देन थी। तो चोल राजाओं का जो नौकायन में नाम है, या जो चलती थी नौकाएं, आज देखिए हमारी नौसेना, अब तो फिर भी ठीक है, लेकिन 10 साल 20 साल पहले की नौसेना को याद कीजिए, हम कहां थे। कोई भी हमें आके लतिया जाता था। इसलिए कि आप जड़ों को भूले हुए, इसलिए कि आपने सावरकर को भुलाया, आपने गांधी को प्रतिष्ठित किया, इसलिए कि आपने शिवाजी महाराज को भुला दिया, आपने अकबर की प्रतिष्ठा की, इसलिए कि आपने महाराणा प्रताप को भुलाया और आपने हुमायूं को महान बनाया, आपने बाबर की क्रूरता को भुला दिया, आपने तैमूर की तैमूरी तलवार लिखा, लेकिन उसको ऐसा रसरंजक बना दिया कि वो बड़ी सकारात्मक बात हो गई। आपने मूर्ति भंजकों को इस देश में पीर बनाया, मौला बनाया। आज भी इस देश में कहा जाता है कि बाबरी शहीद की गई, वो ढांचा, वो कलंक, उसको कहा जाता है कि शहीद किया गया। लेकिन हमारे 34,000 मंदिरों का क्या? कोई भी हिंदू जो इस देश की हवा में प्राण लेता है, इस देश की हवा सोखता है, उसके शरीर पर 34,000 घाव हमेशा रहते। हमारा कोई भी मंदिर अक्षत नहीं है, हर एक मंदिर को इन्होंने डेसिक्रेट किया है, उसका क्या? और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपनी धारा राष्ट्रवाद की जगह तथाकथित उस पाखंडी नेहरू के चक्कर में ऑब्जेक्टिविटी की ओर हमने तलाश की। और ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी तो एक मिथ है। और इस देश का दुर्भाग्य उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना, और उस दिन दुर्भाग्य तिगुना हो गया जिस दिन ये बात हुई तय कि अब हम हिस्ट्री नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से नहीं लिखेंगे, अब हम हिस्ट्री लिखेंगे ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से। और आरसी मजूमदार जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकारों को जब बाहर का रास्ता दिखा दिया लहरू ने, जब उसने एक अनपढ़ अशिक्षित मौलाना को इस देश का शिक्षा मंत्री बनाया,
तभी पता चल गया था कि इन लोगों की आकांक्षाएं क्या। इसलिए सावरकर पर उंगलियां उठेंगी और ये चर्चा होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, और सरकार का यही काम है। जो लोग ये कहते हैं कि सावरकर पर चर्चा से क्या हो जाएगा, या जो लोग ये कहते हैं कि वंदे मातरम पर चर्चा से क्या हो जाएगा, वो ये बात भूल जाते हैं कि इन्हीं बातों पर चर्चा होनी थी, और इन्हीं बातों पर चर्चा नहीं हुई, या जो चर्चा हुई उसको नहीं माना गया, क्रियान्वित नहीं किया गया। तो इसीलिए आज हमारी ये दुर्दशा है, और इसीलिए हमको इन्हीं बातों पर चर्चा करने की जरूरत जी। आपने कहा कि इन्हीं बातों को हमें भुलाया गया है जानबूझकर, तो अब तो हम ये चर्चा करेंगे ना। 47 से 14 तक तो इन्हीं बातों को भुलाया गया है, शिवाजी को भुलाया गया, तमाम अपने नाम लिए। और अब हमें चर्चा इसलिए भी करनी है कि हमें इन लोगों का भाव याद रखना है, वीर सावरकर का, वंदे मातरम का। भाई ब्यूरोक्रेसी में भारतीयता नहीं दिखती है, वो आज भी अपने आप को अंग्रेज का रिप्रेजेंटेटिव समझता है, जनता की ऐसी की तैसी किए रहता है। पूरा भाव दिखता है हर अधिकारी के वर्ग में। नेता फिर भी एक बार जनता की सुनता है, बैठता है, सुबह उसके यहाँ जनता पहुंचती है, 10 लोगों से मिलता है, 100 लोगों से मिलता है, किसी को लात मार के भगाता नहीं ये। लेकिन ब्यूरोक्रेसी या अधिकारी तंत्र, जिसने देश की सारी डेवलपमेंट को, मतलब प्लानिंग हो कुछ भी हो, सब में उनका पूरा दखल रहता है। उनका भाव क्या है? क्या ब्यूरोक्रेसी में वंदे मातरम का, भारत का भाव है? नहीं। हमें बताया जाता है भारत चल रहा है संविधान से, पर संविधान में क्या वंदे मातरम का भाव है? क्या संविधान में 47 से पहले के 5000 साल के भारत का भाव है? उसका कोई कमिटमेंट है कि उसके प्रति भी उसका कोई कमिटमेंट है? नहीं है। तो हम लोग को अब इन्हीं सब चीजों पे तो चर्चा करनी है। तो इसी के साथ वेलोक भाई, कल जब यह कार्यक्रम होता है तो एक बड़ी अजीब सी बात चली कि संघ में और अमित शाह जी में जो है 36 का आंकड़ा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, पर सावरकर के तले, सावरकर के झंडे के नीचे, सावरकर के तले, सावरकर के चरणों में आपको दोनों एक साथ बैठे हुए नजर आए। जैसा आपने कहा, संघ राजनीति करता है, शाह जी को तो पता ही है, और तो भारत को एक नई दिशा देने का इन लोग का 2047 तक का लक्ष्य है। आप क्या देखते हैं भविष्य, सावरकर के नीचे दोनों एक साथ? और चूंकि अब 24 का रिजल्ट आ गया, उसके बाद तो राजनीति में जो दिख रहा है, भाव भारत का किस तरफ जाएगा? संदीप भाई, मुझे ये मतलब बहुत अजीब और हंसी की बात लगती है, जिन बातों पर मैं भारतीय मेधा को चर्चा में युक्त देखता हूं। जैसे अभी मान लीजिए कि भारत में क्या चल रहा है, वो देखने के लिए आप क्या करेंगे भाई? यूट्यूब देखेंगे, नेताओं की बात सुनेंगे, अखबार पढ़ेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, और आप एक छोटा मोटा अंदाजा लगाएंगे कि आमतौर पर भारत क्या सोच रहा है, पूर्वी हिस्सा क्या सोच रहा है, दक्षिण। लेकिन मुझे इस देश की संसद में जो बहसें हो रही हैं, या ओवरऑल जो बातें हो रही हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है कभी कभार। क्या स्तर है, मतलब प्राथमिक विद्यालय का स्तर नहीं है हमारा, और हम लोग खुद को पीएचडी धारक कहते हैं। ये इतनी भूमिका इसलिए कह रहा हूं कि संघ और अमित शाह जी में झगड़ा हो गया, संघ और मोदी जीवा में झगड़ा हो गया। आप लोग संघ की प्रस्थापना के बारे में कुछ जानते ही नहीं। जो लोग भी ये दो नाम लेके कम से कम कहते हैं, आप अटल जी के बारे में कह दो। इसी फालतू की चर्चा का पर मतलब उसको परिणति तक पहुंचाने के लिए आपसे मैंने सवाल पूछा, इसी फालतू की चर्चा का जी। एक बार आप अटल जी के साथ कह दो कि संघ का हुआ नहीं हुआ, तो बात समझ में आती है। भाई ये दोनों, इन दोनों के ऊपर संघ है, संघ इनमें है, या संघ से ये बने हैं या इनसे संघ बना है, आप नहीं कह सकते हैं। इसलिए भूल जाइए। वो एक डायलॉग दिया था प्रधान सेवक जी ने कि मैं जो कहता हूं करता हूं, जो नहीं कहता हूं वो तो करता ही करता हूं। ऐसा कभी उन्होंने कहा था, मुझे जहां तक याद है। तो ये बकवास बात पर अब लगाम लगा देनी चाहिए। अब इस चैप्टर को हम लोग कम से कम बंद कर दें कि संघ का फलाने से झगड़ा है, चिल्लाने से झगड़ा है,
मोदी जीवा का योगी जीवा से झगड़ा है, योगी जीवा को शाह जीवा नहीं देखना चाहते हैं, भाई नहीं देखना चाहते तो FIR में इतनी बढ़िया जुगलबंदी, खैर मैं भी वही करने लगा, मैं फिर से तर्क देने लगा, नहीं देना। तो चैप्टर ये क्लोज कर दिया जाए। अब आते हैं कि आगे भविष्य क्या देखना है। देखिए, एक तरफ सावरकर, ठीक, दूसरी तरफ मनरेगा को, जो गड्ढे खोदने की राष्ट्रीय योजना हम लोगों की है, जिसको मनमोहन जी ने कहा, शुरू किया, एंटोनियो के कहने पर बड़े बड़े आए थे NAC वाले, और वो क्यों आया उस पर भी एक करना चाहिए। NAC क्या था, क्योंकि वो व्हाइट मैन बर्डन सिंड्रोम से ग्रस्त लोगों की संस्था थी, जिनके मुताबिक भारत को सुधारने की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है, और इसीलिए गड्ढे खोदने को हमारा राष्ट्रीय उत्साह पूर्वक मनाए जाने वाला त्योहार बनाया गया। लेकिन मुद्दा वो नहीं है संदीप भाई, मुद्दा ये है कि एक तरफ सावरकर की दिव्य प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, और वहां आपकी वैचारिक भुजा यानी RSS भी आपके साथ है, राजनीतिक भुजा तो है ही, और दूसरी तरफ आप उसी दिन, अच्छा देखिए टाइमिंग देखिए, आप दूसरे दिन भी कर सकते थे, लेकिन आप बहुत बदमाश हैं, और ये बदमाश मैं बहुत प्रेम से कह रहा हूं भाई, दर्शकों गरियाइएगा मत यार, आप लोग बहुत गरियाने लगते थे। हमारे यहाँ बूढ़ों को कहा जाता है बदमाश। तो आप बदमाश हैं, इसलिए आपने उसी दिन चला दिया कि भाई हम पूज्य बापू फलाना कहेंगे। अब देख लीजिए उस खबर पर कितनी गालियां मिल रही हैं, और सावरकर वाली तो जनता एक तरफ कंफ्यूज भी हो गई, दूसरी तरफ जनता गरिया भी रही है, गांधी के राज भी खोल रही है। अब फिर से एक बार वो तमाम तरह के वीडियोज ऑडियो सब आ जाएंगे, आज ही आएंगे, मोदी जीवा को गरियाते हुए कि आप पूज्य बापू कह के क्या कहना चाहते हैं, क्या ये पूज्य बापू है हमारा, क्या ये फलाना है। इन दोनों घटनाओं को दर्शकों एक साथ देखिए, पंचतीर्थ को देखिए, कांग्रेस से उसके नेता तक छीन लिए गए, कांग्रेस का जो सबसे बड़ा आइकॉन है, जो कांग्रेसी आज भी कहते हैं, कहीं बाहर जाते हो तो हमारे पूज्य गनी महात्मा का ही कलना पलता है। एक तो तुम्हारे कहां से हो गए भाई, वो कांग्रेस छोड़ चुके थे, दूसरे तुम्हारी कांग्रेस राहुल सोनिया कांग्रेस है, एओयू वाली कांग्रेस तो है नहीं, तुम INC लिखते हो, तुम हो MMC। प्रधान सेवक जी ने जो बताया सो बताया, हमारे आदरणीय श्रोता दर्शक MMC का बेहतर मतलब जानते हैं, तो वही हो तुम। सावरकर जैसी विभूति पर उंगली उठाने वाले जो हैं, उनको पता ही नहीं है, और क्योंकि मैं ईसाई नहीं हूं, इसलिए मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हे ईश्वर इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं हिंदू हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि इनको सजा भी मिलेगी, और सजा जनता इनको दे रही है। आपने चूंकि यह बात कही, एक जरा सा विषयांतर है, जो तमिलनाडु के जज साहब हैं स्वामीनाथन जी, उन पर जब महाभियोग के लिए पहुंचे सारे ईसाई मिशनरी लोग, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को एक दीप स्थान पर दिया जलाने का अनुमति दे दिया, उनका पलटवार ये था कि मैं इन लोगों की तरीके से हाथ हवा में फेंक कर ये नहीं कहूंगा कि हे भगवान इन्हें माफ कर देना, और सीधा ईसाई तंत्र पर, क्राइस्ट पर जो प्रहार किया है जज साहब ने, आहा अद्भुत। नहीं तो हो सकता है कि वही मैंने कहीं पढ़ा हो, या पता नहीं क्या हो, मतलब मैं नहीं जानता, लेकिन मैं नहीं हूं भाई, मैं नहीं बोलूंगा कि मतलब इन्हें माफ करना, क्योंकि तुमको सजा मिलेगी। हमारे यहाँ दंड का विधान है, और इसी जन्म में है, और जनता आपको सजा दे रही है। आज बिहार में लालू यादव की हालत देख लीजिए आप, आज पूरे देश में राहुल विंटी की हालत देख लीजिए, जर्मनी जा रहा है मतलब बीच सदन को छोड़ के। तो ये लोग, लालू मरना चाहता होगा, मर नहीं पा रहा होगा। हाँ बिल्कुल यही हो रहा है भाई, घर टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया, पैसा तुम भोग नहीं पा रहे हो, क्योंकि ईडी से लेकर CBI तक तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। क्योंकि अभी तुम जो भोग रहे हो वो तो तुम वैसे भी भोग लेते, उसके लिए इतना प्रपंच करने की जरूरत ही नहीं थी। जेल की कैद से ज्यादा बड़ी कैद अपने घर के अंदर बैठ के भुगत रहा है।
अपने परिवार की लड़ाई अपनी आंख के सामने देख रहा है, वो कैद ही है। जब बेटा ने कैद कर दिया तो उससे बड़ी कैद हाँ, क्या होगी। तो इसीलिए ये मेरा मतलब कंक्लूडिंग रिमार्क अगर मैं देना चाहूं तो यही होगा कि भाई वीर सावरकर की प्रतिमा का जो अनावरण है वह केवल भाजपा के लिए ऐसा नहीं है कि एक स्मृति का उत्सव है, ये वैचारिक ध्वज का पुनः प्रतिस्थापन है। जिन लोगों को ये लगता है कि भाजपा भटक रही थी, सबका साथ सबका विकास, बहुत लोग गरियाते थे, बहुत, भाजपा भटक वटक नहीं रही है। भाजपा प्रयास कर रही है जो उसे करना चाहिए एक देश को बनाने के लिए। 20 करोड़ लोगों के खिलाफ आप खड़े नहीं हो सकते। नहीं, उसके बाद तो अपने भी है ना, उनकी ढाल जो है हमारे अपने भी हो जाते हैं, तो उनसे कैसे इसलिए निपटें? हमको उनके साथ ही चलना पड़ेगा और उनको उनकी जो मुख्य समस्या चरैवती उस पर बात करनी पड़ेगी। तो इसलिए दवाई भी चल रही है, निर्माण कार्य भी चल रहा है। अभी तो पूरे देश में आप जहां भी जाइए इंफ्रास्ट्रक्चर ही चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। और जो मैं बार बार दोहराता हूं कि ये समुद्र मंथन का काल है और मंथन में पहले हलाहल ही निकलता है जी, उसके बाद गज निकलते हैं, सारे रावत निकलेंगे, रथ निकलते हैं, निकलेंगे, निकलती हैं, धनवंतरी निकलते हैं और अंत में अमृत कलश निकलता है, कामधेनु कल्पवृक्ष सब निकलेगा। अभी 14 रत्न पाने के लिए पहले हलाहल से गुजरिए देशवासी। अभी ये मंथन काल अभी 2014 से ही शुरू हुआ है। कम से कम 14 साल तो चलेगा, 11वें में पहुंचे हम लोग। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करेंगे। दर्शकों, वीर सावरकर पर बात करने का जब भी मौका मिले तो उनके पर चर्चा बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब उनको मतलब उनके भाव को समझने की, और जैसा कल अमित शाह जी ने कहा कि अपने जीवन के हर कार्य में ये समझने की कि उनसे प्रेरणा लेकर कार्य करने की आवश्यकता है। उतना तप करना है नहीं करना है, पर भाव राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। तो इसलिए आज हमें, चूंकि प्रतिमा का अनावरण हुआ, पोर्ट ब्लेयर में हुआ, काला पानी जहां कहते थे वहां हुआ, उन पर चर्चा आवश्यक लगी, इसलिए हमने यह की। आपको हमारी यह चर्चा कैसी लगी, इसके लिए आप कमेंट्स में राय अपनी हमें जरूर बताएं, और आपके माध्यम से वीर सावरकर जी की बात दूर तक जाए तो और बेहतर रहेगा। तो इसलिए कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, प्रारब्ध और व्यालोक जी का चैनल व्यालोक वाणी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम, वंदे मातरम।